हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, स्टैटिक्स है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है और बहुत से सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जनरल रिजर्व, डिविडेंड एक्विजिशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी रिडीमेबल होते हैं, यानी कि उनका भी भुगतान किया जा सकता है, पेमेंट किया जाता है जब शोधनीय होते हैं वो। तो उसका लिए जो अमाउंट होता है, जो भुगतान हमें करना है, वो राशि हम कहाँ से लेते हैं। सामान्य संचय से, लाभांश सामान्यकरण कोष से, लाभानी खाते से, उपयुक्त सभी से। तो इन तीनों ही चीज़ों से वो राशि ली जा सकती है जिससे कि हम पूर्वाधिकार यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों की राशि भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था कि किया जा सकता है और यहाँ पर पूछ रहा है कि किसका का प्रयोग हम नहीं कर सकते पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में या उनकी राशि का भुगतान करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी चीजें दे रखी हैं। अंश ऋण खाते का शेष है, सम्मेलन के पूर्व के लाभ हैं, पूंजी संचय खाते का शेष, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों ही चीजों से हम पूर्वाधिकार अंशों की राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं, ना ही अंश ऋण खाते से, ना ही सम्मेलन के पूर्व के लाभ से, ना ही पूंजी संचय खाते के शेष से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अंश हरण करती है यदि अ कंपनी फॉरफिट्स शेयर्स इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द डिमांड अमाउंट विद इन द शेड्यूल टाइम, द शेयर होल्डर पेज द डिमांड इन एडवांस, द शेयर होल्डर डज नॉट पे द एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर्स आर इशूड एट पर। तो आपने पढ़ा होगा कि कंपनी अपने अंशों का हरण कर सकती है, यानी कि कोई अंशधारी है, उसने कोई आवंटन की राशि है या मांग की याचनाएं की गई हैं, उनकी राशि का भुगतान नहीं किया है तो कंपनी अपने अंशों का हरण कर सकती है। तो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है। अंशधारक निर्धारित समय में मांग की राशि भुगतान करने में असफल होता है, अंशधारक मांग का पेशगी भुगतान करता है, अंशधारक आवेदन राशि का भुगतान नहीं करता है, अंश समूल पर जारी किए गए हैं। तो कंपनी अपने अंशों का हरण तब कर लेती है जब कोई अंशधारक किसी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, मांगी गई राशि का भुगतान करने में असफल रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते अंशों का निर्गमन कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति प्राप्त होने की तिथि से। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड। should be done within 2 months, should be done within 6 months, should be completed within 12 months after 1 year। तो जब कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन करती है यानी डिस्काउंट पर निर्गमित करती है तो वहाँ पर उसे अपनी साधारण सभा में कंपनी एक प्रस्ताव पारित करके कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो बट्टे पर अंशों को निर्मित कर सकती है। तो ये अनुमति मिलने के कितने माह के कितने मंथ्स के अंदर उसे वो अंश निर्मित कर देने चाहिए। 2 माह के, 6 माह के अंतर्गत, 12 माह के या फिर 1 वर्ष के बाद। तो 2 माह के अंतर्गत ही उसे वो अंश निर्मित कर देने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों पर बट्टा डिस्काउंट ऑन शेयर्स इज पार्ट ऑफ द डिमांड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल लॉस शुड शो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो अंशों पर डिस्काउंट दिया जाता है वो कंपनी की मांग पूंजी का भाग होता है, पूंजीगत हानि होती है, को विविध व्यय चिट्ठे में दिखाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं वो सही हैं कि मांग पूंजी का भाग भी होता है, ये पूंजीगत हानि भी है और इसे विविध व्यय में कंपनी में जो आपकी बैलेंस शीट बनती है, एसेट और लायबिलिटी 2 साइड होते हैं, जो एसेट साइड होता है वहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसमें इसको दिखाते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई कंपनी, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट, कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट, कैन इशू अप टू 10% डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो एक जो नई कंपनी है उसके से रिलेटेड आपसे ये पूछ रहा है कि बट्टे पर अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है, बट्टे पर अंशों का निर्माण कर सकती है, 10% बट्टे तक निर्माण कर सकती है, उपयुक्त सभी। तो जो एक नई कंपनी होती है वो अपना व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष तक
कटौती पर अंशों को निर्मित नहीं कर सकती है। उसके बाद वो कटौती पर निर्मित कर सकती है, लेकिन 1 वर्ष तक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक नई कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संचय खाते के शेष को प्रयोग किया जाता है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज यूज टू रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, उसका जो बैलेंस बच रहा होता है, तो उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? प्रारंभिक व्यय का आलेखन करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर बट्टे का आलेखन करने के लिए, ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे का आलेखन करने के लिए, उपयुक्त सभी में। तो ये तीनों ही चीज़ों में हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को निम्न के द्वारा डेबिट किया जाता है। व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट पेड, द अमाउंट कॉल्ड फॉर, द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जब अंशों को जब्त किया जाता है, यानी कि अंशों का हरण किया जाता है, तो वहाँ पर अंश पूंजी खाता जो होता है वो किस रकम से डेबिट किया जाता है? प्रदत्त राशि से, याचित राशि से, संचित राशि से, अदत्त राशि से। तो वहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है उसको याचित राशि यानी कि अमाउंट कॉल्ड फॉर, इस राशि से, इस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी का उल्लेख रहता है। द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दिस। तो जो अधिकृत पूंजी होती है उसका उल्लेख रहता है पार्षद सीमा नियम में, अंतर नियम में, अनुबंध में, इनमें से कहीं नहीं। तो उसका उल्लेख किया जाता है पार्षद सीमा नियम। जो पार्षद सीमा नियम आपने पढ़ा होगा तो उसमें पूंजी वाक्य होता है, दायित्व वाक्य होता है, नाम वाक्य होता है, उद्देश्य वाक्य होता है, कई तरह के आपके वो दे रखे होते हैं। तो उसमें जो एक पूंजी वाक्य होता है वहाँ पर अधिकृत पूंजी को दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान राशि होती है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, 90% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 90% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 90% ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इजी इसलिए है कि बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको पता ही होगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। कंफ्यूजिंग कहाँ पर हो जाता है, जब आपके कई तरह की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, कई तरह की कैपिटल दे रखी होती है, तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि कौन सी कैपिटल इसमें सही होगी। निर्मित पूंजी का 90%, प्रदत्त पूंजी का 90%, प्रार्थित पूंजी का 90% या फिर अधिकृत पूंजी का 90%। तो न्यूनतम अभिदान वो राशि आपकी होती है कि जब कंपनी आम जनता को शेयर निर्मित करती है तो वहाँ पर उसकी जो इशूड शेयर्स हैं उनकी संख्या के उसमें वो एक निर्धारित राशि कर देती है कि इतनी राशि होने के बाद ही कंपनी अंशों का आवंटन कर सकती है। तो उसे कहते हैं न्यूनतम अभिदान राशि। तो वो कितनी होती है? निर्गमन पूंजी का 90% यानी कि 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम मांग भाग है। द कॉस्ट एंड एडवांस पार्ट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉस, प्रॉफिट। तो आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी क्या होती है, कंपनी जो याचना की राशि होती है वो अग्रिम में, एडवांस में ही ले लेती है, तो वो हो जाता है कॉस्ट एंड एडवांस। इसी तरह से जब बकाया हो जाता है तो वो होता है कॉस्ट एंड एरियर। तो यहाँ पर आपसे कॉस्ट एंड एडवांस के बारे में पूछ रहा तो किसका भाग हो जाता है? अंश पूंजी का, संचय का, हानि का या फिर लाभ का? तो वो हो जाता है अंश पूंजी का भाग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक देय राशि डैश में दिखाई जाती है। ट्रेड पेबल्स आर रिकॉर्डेड इन डैश, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, रिजर्व, इन्वेंट्रीज। तो जो आपका व्यापारिक देय राशि होती है उसे कहाँ पर दिखाते हैं? चालू दायित्व में, चालू संपत्ति में, संचय में या फिर इन्वेंट्रीज में। तो दिखाया जाता है चालू दायित्व में, करंट लायबिलिटीज में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंतिम खातों में ख्याति डैश को किसके अंतर्गत दिखाते हैं? इन कंपनीज फाइनल अकाउंट गुडविल इज शोन अंडर डैश, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज। तो आपका जो कंपनी के अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर जो गुडविल होती है उसे हम कहाँ दिखाते हैं? तो आपको पता ही होगा बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी और दूसरा एसेट। तो एसेट साइड में उसे हम फिक्स्ड जो आपकी एसेट दे रखी होती है तो सबसे ऊपर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दायित्व जिसे केवल पर्याप्त मात्रा में अनुमान का उपयोग करके मापा जा सकता है डैश कहते हैं। अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड डैश,
कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर एक ऐसा दायित्व है जिसको आप अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ भविष्य में अनुमान एक लगा सकते हैं उस दायित्व का, इतने अमाउंट का आपका क्या है दायित्व है, तो वो क्या कहलाता है? आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक संपत्ति, अचल संपत्ति, गैर चालू दायित्व। तो यहाँ पर इस तरह का दायित्व हो जाता है आकस्मिक दायित्व यानी कि कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर उद्धृत अंशों का अर्थ है अनकोटेड शेयर्स मीन्स लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। तो जो गैर उद्धृत अंश होते हैं जो आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, वो शेयर्स आपके गैर उद्धृत शेयर्स यानी कि अनकोटेड शेयर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्य बिल डैश संपत्ति है, बिल्स रिसीवेबल इज डैश एसेट, करेंट, नॉन करेंट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका बिल्स रिसीवेबल होता है, जिस तरह से भी आपने पढ़ा था कि बिल्स पे जो ट्रेड पेएबल यानी कि बिल्स पेएबल थे वो क्या थे आपके करेंट लायबिलिटी थे, उसी तरह से जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, प्राप्य बिल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग देख लीजिएगा कि करंट एसेट में कौन सी चीज़ें आती हैं, करंट लायबिलिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड में कौन सी आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके पूछ सकता है और भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।